तो स्वागत है आप सभी का यूपीपी के क्लास में। तो देखिए यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए आज से हमारा सामान्य ज्ञान स्टार्ट हो रहा है। और चैम्पियन बैच चल रहा है। चैम्पियन बैच में आज जो देखिए 38 प्रश्न आपके हमारे आने हैं जो कि आपके यूपी पुलिस में। और देखिए 38 प्रश्न मैं आपको आज कराऊंगा और कमेंट में आपको बताना है कि 38 में आपका स्कोर क्या रहा है। और लेटेस्ट परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। और ये आज का जो हमारा PDF बनकर तैयार हुआ है आपका यूथ कंपटीशन बुक से हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका जवाब दीजिए। कह रहा है कि देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या होती है। तो विकल्प में है न्यूटन, टेस्ला, अर्ग या वेबर। तो देखिए हमारा विकल्प हो जाएगा टेस्ला। क्या हो जाएगा? टेस्ला। देखिए चुंबकीय चालक घनत्व का मात्रक हमारा टेस्ला होता है। इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक जो हमारा होता है वैसे T से निरूपित करते हैं। और अर्ग सीजियम पद्धति के अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक होता है। न्यूटन बल का मात्रक होता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन बल का मात्रक होता है। और देखिए आगे क्या कह रहा है 2 नंबर कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए आपके पिक्नोमीटर का। किसके? तो देखिए द्रवों की घनत्वों का उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो पिक्नोमीटर का। और एनीमोमीटर किसका प्रयोग किया जाता है? तो वायु वेग के लिए। किसके लिए? वायु वेग के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और देखिए बेवामीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बेवामीटर दे रखा है तो मिट्टी के यांत्रिक गुण के लिए। किसके लिए? तो मिट्टी के यांत्रिक गुण के लिए बेवामीटर का प्रयोग किया जाता है। और क्या दे रखा है? योडियोमीटर। इसका तो गैस के मिश्रण के आयतन में परिवर्तन के लिए। किसके लिए? तो योडियोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन के लिए। और देखिए विकल्प सी कह रहा है मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो अशोक है, बिंदुसार है, बृहदत्त है या पुष्यमित्र हैं। तो देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक आपके बृहदत्त थे। कौन थे? तो बृहदत्त थे। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कितना? तो 185 ईसा पूर्व में किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। किसने? तो मौर्य वंश राजा के अंतिम शासक कौन थे? तो बृहदत्त थे। और इनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में किया था और मगध पर शुंग वंश की आपकी नींव डाली थी। और देखिए आगे 4 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है। तो देखिए त्रिपिटक जो होता है वो बौद्ध धर्म से हमारा संबंध रखता है। किससे? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेश इन्हीं तीनों साहित्य खंडों में संकलित किया जाता है। 5 नंबर क्या कह रहा है, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किस राजवंश से था। तो विकल्प में है राष्ट्रकूट, पाल वंश, गंग वंश या कलिंग वंश। तो देखिए विकल्प हमारा हो जाएगा गंग वंश। कौन सा? देखिए पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में कब हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में गंगवंश राजा आनंद बर्मन चौड़गंग देव द्वारा किया गया था। और देखिए क्या कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को बूझे चूने से आपका गुजारा जाता है। अमोनिया है, क्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन है। क्या कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को बूझे चूने से गुजारा जाता है। तो देखिए ये जो आपका होता है क्लोरीन होता है। क्या होता है? क्लोरीन होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन को बूझे चूने के साथ गुजारा जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? यहाँ देखिए CaOCl2। और देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है। तो सेफ्लेराइट है, बोरनाइट है या स्पीटिक है या चाकोसाइट है। निम्नलिखित में से कौन से जिंक का एक अयस्क है। तो देखिए आपका क्या है,
तो स्प्लेराइट है। क्या होता है? स्प्लेराइट जो होता है वह जिंक का एक अयस्क होता है। जिंक के प्रमुख अयस्क स्प्लेराइट, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन आदि होते हैं। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि कारिंगा गारन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? विकल्प में है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो कारिंगा गरान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये हमारा है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? तो कारिंगा गारन वन्य जीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश राज्य में है। यह भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोवा वन क्षेत्र है। 9 नंबर कह रहा कुतुब मीनार का निर्माण किसके पूर्व कराया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसके पूर्व कराया गया था? तो विकल्प में है शाहजहाँ ने, जहांगीर ने, शाहजहाँ ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या इल्तुतमिश ने। तो देखिए ये हमारा विकल्प हो जाएगा इल्तुतमिश। देखिए कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित एक ऐसी ऊंची मीनार है जिसका निर्माण कार्य गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक शेख ख्वाजा बख्तियार काकी के स्मृति में 1199 कब? 1199 में शुरू कराया गया था। और देखिए 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन हैं? तो विकल्प में है महात्मा गांधी, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद या आपके विनोबा भावे। तो निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन हैं? तो देखिए ये हैं आपके आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के अग्रणी आचार्य विनोबा भावे थे। भूदान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के रूप में जाना जाता है। और देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसे मास्टर दा कहा जाता है? तो मास्टर दा किसे कहा जाता है स्वतंत्रता संग्राम में? तो चंद्रशेखर आज़ाद को, सूर्यसेन को, बाल गंगाधर तिलक को या बिपिन चंद्र पाल को। देखिए ये कहा जाता है सूर्यसेन को। किसे कहा जाता है मास्टर दा? तो सूर्यसेन को। और देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक की संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। तो विकल्प में है तबला, सितार, बांसुरी और शहनाई। क्या कह रहा है? प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो देखिए 12 का हो जाएगा सितार के साथ। किसके साथ? तो सितार के साथ। देखिए अरविंद पारिक का जन्म 19 अक्टूबर कब हुआ था? तो 19 अक्टूबर 1927 को हुआ था और अहमदाबाद गुजरात में हुआ। कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। गुजरात में हुआ था। अरविंद पारिक सितार नामक वाद्य यंत्र में जुड़े प्रसिद्ध संगीतकार हैं। और देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से पुनर्उत्पादक बीज उत्पादक पौधा कौन सा है? नाम चुनना है। तो गेंदा है, बेल्ट मोल्ड है, आलू है या अदरक है। तो देखिए आलू क्या होता है? तो पुनरुत्पादक आपका बीज होता है। क्या होता है? तो पुनरुत्पादक आपका बीज होता है। तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है कि मनुष्य की आँख का रंग आँख के डैश डैश में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करती है। तो ये सब आपके आँखों के भाग हैं। आइरिस हो गया, कॉर्निया हो गया, फेस हो गया और लेंस हो गया। तो देखिए 14 में हमारा कौन सा हो जाएगा? विकल्प हमारे 4 दे रखे हैं। तो देखिए 14 का हो जाएगा हमारा आइरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइरिस हो जाएगा। देखिए मनुष्य के आँखों का रंग आँख के आइरिस से स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। आइरिस एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। क्या होता है? तो आइरिस एक आपके अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। और देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो विकल्प में कह रहा है कि युग्मनज है, भ्रूण है, डिम्ब है या शुक्राणु है। देखिए 15 का हमारा हो जाएगा क्या? युग्मनज हो जाएगा। क्या? युग्मनज हो जाएगा। मनुष्यों में निषेचन की क्रिया फोलियन नालिका में होता है। इस क्रिया में
फोलियन नालिका में आपके अगुणित शुक्राणु एक अगुणित अंडाणु से समेकित होते हैं। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा 15 का। और देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात डैश डैश अनुमानित किया जाता है। तो विकल्प में कह रहा है कि गरीबी सूचांक लोगों की संख्या के अनुपात या आपके विश्व मुहन सूचक या गरीबी रेखा से नीचे। तो देखिए 16 का हो जाएगा लोगों की संख्या के अनुपात पर। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन लोगों का अध्ययन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण SSSO के करता है। निर्धनों की संख्या ज्ञात करने के लिए काउंट विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार किसी देश की कुल निर्धनों और कुल जनसंख्या के अनुपात में 100 से गुणा किया जाता है। तो क्या किया जाता है, जैसे आपका संख्या आधारित गुणांक होता है, क्या होता है, आधारित गुणांक होता है, और बराबर क्या होता है, तो देश में निर्धनों की संख्या और अपॉन में क्या होता है, देश में कुल संख्या, और टोटल कितना होता है, तो टोटल हमारा 100 से मल्टीप्लाई करा देते तो हमारा उत्तर आ जाता है। तो विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 17 नंबर, कॉफ़ी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है। कह रहा इथोपिया है, ब्राज़ील है, क्यूबा है और इंडोनेशिया है। क्या कह रहा है, कॉफ़ी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है। तो देखिए इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपके इथोपिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथोपिया हो जाएगा। देखिए काफ़ी को क्या कहते हैं, काफ़ी को कहवा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कहवा कहते हैं, इसे कहवा कहते हैं। यह एक पेय पदार्थ होता है जो एक प्रकार की झाड़ी पर लगे हुए फलों से निकलते हुए बीजों से प्राप्त किया जाता है। इसकी सर्वप्रथम उत्पत्ति इथोपिया में हुई थी। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है। कौन सा, तो ब्राज़ील जो आपका है सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादन करने वाला देश है। और देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है, नीली क्रांति संबंधित किससे है। तो देखिए नीली क्रांति का अर्थ जो हमारा होता है वो मत्स्य उत्पादन से होता है। किससे, मत्स्य उत्पादन से होता है। और हरित क्रांति किससे होता है, तो हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से होता है। और गुलाबी क्रांति का संबंध किससे होता है, तो झींगा उत्पादन से। किससे, तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध होता है वह झींगा उत्पादन से होता है। रजत क्रांति का संबंध किससे होता है, तो रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से होता है। और श्वेत क्रांति का संबंध जो होता है वह दुग्ध उत्पादन से होता है। 19 नंबर कह रहा है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो बैकाल झील है, लोमांड झील है, बूंदे झील है या मुरार झील है। तो विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है, तो देखिए विश्व की जो सबसे गहरी झील है वह बैकाल झील है। कौन सी है, वह बैकाल झील है। यह विश्व की सबसे गहरी यानी 1644 मीटर, कितना, 1644 मीटर झील है। इस झील को यूनेस्को ने विश्व की अनूठी प्राकृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। और देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है कि किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है या एशिया है। तो देखिए यह हमारा है अफ्रीका है। क्या है, अफ्रीका जो है, अफ्रीका महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। अफ्रीका एशिया का विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। 21 नंबर कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कह रहा राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम और उत्तर प्रदेश। तो निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो देखिए आपके उत्तर प्रदेश से। कहाँ से, अपने उत्तर प्रदेश से है जो है वह कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी ट्रोपिक कैंसर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कोई इतने राज्यों से, टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला आपका गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, पाँचवा झारखंड है, छठवां पश्चिम बंगाल है, सातवां त्रिपुरा है और आठवां हमारा मिजोरम है। इन्हीं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। तो विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है कि टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है। तो भागीरथी नदी पर, गंगा नदी पर, रामगंगा नदी पर या गोमती नदी पर। तो पूछ रहा टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है 22 नंबर में। देखिए टिहरी बांध जो आपका है कहाँ पर है, तो भागीरथी नदी पर। कहाँ पे, तो भागीरथी नदी पर बनी है। और नदी घाटी परियोजना में से एक है
इस परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध का निर्माण कराया गया है। 23 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। कह रहा नीदरलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में या जर्मनी में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। तो देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आपका कहाँ पर स्थित है, तो नीदरलैंड में। कहाँ पे, तो नीदरलैंड में। विकल्प हमारा 23 का ए करेक्ट हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के प्रधान आपके न्यायिक अंग होता है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों में से इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपके 1800 कब इसकी स्थापना जो हुई थी हमारे 1945 में। कब, तो 1945 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। और देखिए क्या कह रहा है, रियाल किसकी मुद्रा है। तो सऊदी अरब की, बांग्लादेश की, अफ़गानिस्तान की या मलेशिया की। तो रियाल कहाँ की है, तो सऊदी अरब की। कहाँ की, रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। 3 अन्य देशों को भी मुद्रा रियाल ही है, जिसका नाम जैसे ईरान हो गया, इसका भी आपका क्या मुद्रा है, तो रियाल है। कतर हो गया और आपका यमन हो गया, ये जो आपके देश हैं इनकी भी मुद्रा रियाल है। कह रहा हिंदी दिवस इस आपके किस तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस आपके हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब, तो हर साल आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद यह आपका कब मनाया गया, तो 14 सितंबर 1949 को। 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा एवं देवनागरी लिपि स्वीकृत किया गया था। और देखिए 26 नंबर कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या इंदिरा गांधी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपके ग्लिम्पेस ऑफ द हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड एंड बेंच ऑफ द ओल्ड लेटर के यह भी लेखक हैं। और देखिए क्या कह रहा है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की डैश डैश अनुसूची में उल्लेखित है। तो कौन सी सूची में आपके उल्लेखित है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान है, कि कौन से आपके अनुसूची में उल्लेखित है। कि आपकी अनुसूची है कौन सी, तो पहली अनुसूची। और देखिए आगे क्या पूछ रहा है 28 नंबर, भारतीय संविधान के उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान के उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है, तो देखिए अब तक एक बार किया गया है। कितना, तो अब तक एक बार किया गया है। भारतीय संविधान के उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन हुआ था। और क्या है, तो उद्देशिका में 42वें, तो कौन सा, तो देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। 29 नंबर पूछ रहा है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए लोकसभा के पहले अध्यक्ष आपके कौन थे, तो जीबी मावलंकर थे। इनका कार्यकाल जो था वह 15 मई 1952 से आपका 1956 तक था। और देखिए 30 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है। तो उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है, तो देखिए उत्तर प्रदेश का चरकुला है ब्रिज क्षेत्र के पारंपरिक लोक नृत्य। क्या है, तो चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रिज क्षेत्र में किए जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। तो विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ये हमारे गलत हो जाएंगे। और देखिए क्या कह रहा है वाल्मीकि आश्रम ब्रह्मावर्त में था जो डैश डैश में है। तो बिठूर में, झांसी में, ललितपुर में या उरई में। तो देखिए 31 का जो हमारा हो जाएगा विकल्प हमारा ए। कौन सा, विकल्प हमारा हो जाएगा जो वाल्मीकि आश्रम आपका ब्रह्मवर्त जो कहाँ पे है, तो बिठूर में है, जो वर्तमान में बिठूर में स्थित है। बिठूर एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है। और देखिए क्या कह रहा है 32 नंबर कि वाराणसी के विश्वनाथन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर है रानी अहिल्याबाई के द्वारा, हरिश्चंद्र के द्वारा, रानोजी सिंधिया के द्वारा या मारोपंत पिंगल के द्वारा। तो देखिए
यह कराया गया था रानी अहिल्याबाई के द्वारा। देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का निर्माण 1780 में, कब? तो 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। और देखिए क्या कह रहा है 33 नंबर कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था तो उसके बाद उसके ठीक तुरंत पहले आपके मुख्यमंत्री कौन थे। तो देखिए ये थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? तो देखिए स्वतंत्रता के बाद पंडित गोविंद पंत को उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री 26 जनवरी 1950 को, कब? 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। और 27 दिसंबर 1954 तक थे। कब थे? तो आपके 1954 तक थे ये थे। और डॉक्टर संपूर्णानंद कब थे? तो डॉक्टर जो संपूर्णानंद थे वह 1954 से 1960 तक थे, संपूर्णानंद। और वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि आपके 2017 से हैं। कब से? आपके 19/03/2017 से हैं। और देखिए आगे 34 नंबर कह रहा है भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए निमंत्रण पर अधिकारी होता है। तो गृह मंत्रालय, भारत का राष्ट्रपति, भारतीय लोक सेवा के प्रमुख या मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो देखिए भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए नियंत्रण पर अधिकारी कौन होता है? तो हमारा गृह मंत्रालय होता है। यानी IPS इंडियन पुलिस सर्विस, और IS क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आगे देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो सबसे कौन सा है? तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। कौन सा? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे पूर्व में ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 सितंबर, कब? तो 23 सितंबर 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। और देखिए क्या कह रहा है 36 नंबर करंट से क्वेश्चन है। कह रहा है दिसंबर 2023 में प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया था। विकल्प में है विश्व बैंक ने, IFF ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने या नीति आयोग ने। तो देखिए जो आपके दिसंबर 2023 में प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया था? तो आपका था विश्व बैंक ने। किसने? तो वर्ल्ड बैंक ने। और देखिए 37 नंबर कह रहा है कि दिसंबर 2023 में जारी आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष ब्लॉक किस राज्य का है। तो देखिए ये जो है तमिलनाडु। दिसंबर 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के पहली डेटा रैंकिंग में तेलंगाना की तिरयानी ब्लॉक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है कि दिसंबर 2023 में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए हमारा केरल है। कौन सा है? विकल्प हमारा हो जाएगा केरल। दिए गए विकल्पों देखिए दिसंबर 2023 में केरल राज्य ने अपनी सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है। तो देखिए हमारे टोटल 38 क्वेश्चन थे और आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितना अटेम्प्ट किया। और चैनल पे नए हैं तो अगर क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।